नासा के पास एक सीक्रेट रूम है जिसको उन्होंने नाम दिया है रबर रूम। ये वाला रबर रूम कैनेडी स्पेस सेंटर के नीचे बनाया गया और नीचे से मतलब है 12 मीटर नीचे। इसके नीचे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं और ये पूरा कंक्रीट का रूम है। आखिर इस रूम को बनाने का नासा का पर्पस क्या है? क्या ये कोई एलियन लाइफ को रखने के लिए बनाया गया कमरा है या फिर किसी डिजास्टर के समय पे एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए कमरा? क्या है आखिर इस कमरे का राज, जानने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। मगर ये वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर सोच रहे हो कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो आने के बाद करोगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी के अभी कर दो। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाने में। साल था दोस्तों 1960 का, जिस समय पे ये कमरे बनाए जा रहे थे। 1960 के समय पे नासा अपोलो मिशंस कर रहा था और उस समय पे नासा के पास जो रॉकेट था वो था सैटर्न 5। सैटर्न 5 जब मून मिशंस करता था तो उसके अंदर जो प्रोपेलेंट भरा जाता था वो 2500 टन तक का प्रोपेलेंट होता था। और किसी भी एक अनफोर्सीन सिचुएशन में जहां प्रोपेलेंट लीक आउट हो जाए या फिर एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाए, उस समय पे बेचारे एस्ट्रोनॉट कहां जाएंगे? क्योंकि अगर गॉड फॉरबिड ऐसा हादसा हुआ तो उस ब्लास्ट की इंटेंसिटी एक एटॉमिक बॉम्ब की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी और आधे किलोमीटर तक वो ब्लास्ट का रेडियस बनेगा। धुएं का गुबार तो और ज्यादा बनेगा, रोशनी का जो फ्लैश होगा वो आधे किलोमीटर तक का होगा। इतना प्रोपेलेंट उन रॉकेट्स में होता था। तो किसी ने सोचा कि यार अगर ऐसी कोई सिचुएशन कभी आ गई तो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी का क्या? एस्ट्रोनॉट्स को इवैक्यूएट जल्दी से जल्दी कैसे किया जाएगा? और इसी चीज के लिए डिजाइन करे जाते हैं रबर रूम्स। इन रूम्स के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, बट जितनी मिलती है उतनी मैं आप लोगों के साथ 3D मॉडलिंग के थ्रू शेयर करता हूं। ये वाले रबर रूम्स बेसिकली लॉन्च साइट से 12 मीटर बेस में बनाए जाते थे, नीचे बनाए जाते थे। मगर किसी भी एस्ट्रोनॉट का टॉप से निकल के नीचे तक पहुंचना विद इन सेकेंड्स, क्योंकि कभी भी कोई डिजास्टर होगा तो वो आपको ज्यादा समय नहीं देगा बचने का। तो विद इन सेकेंड्स कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए भी काफी हद तक डिटेल प्लानिंग करी गई थी। प्लानिंग का पहला पार्ट था दोस्तों एक स्लाइड जो कि लेवल 1 से चालू होती थी और लेवल 1 से स्लाइड होते हुए, और जिस स्लाइड के ऊपर वाटर जेट्स भी लगे हुए थे और जो कि स्प्रिंकल करते थे वाटर, जिससे कि एस्ट्रोनॉट इजीली स्लिप आउट कर सके उस स्लाइड्स पे। और जैसे ही एस्ट्रोनॉट इस स्लाइड पे आते थे, सेकंड्स के अंदर उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती थी और वो 12 मीटर का सफर मात्र कुछ सेकंड्स में ही पूरा कर लेती थी। इतनी स्पीड में जब एस्ट्रोनॉट नीचे आते थे तो वॉल से उनका इंपैक्ट ना हो तो एक अलग तरीके के मटेरियल का यूज करा गया था जो उनकी स्पीड को धीरे कर देता था। और टेस्टिंग के टाइम पे तो कुछ जो क्रू मेंबर्स थे जो इस चीज को टेस्ट कर रहे थे, उनके साथ में फेटल एक्सीडेंट्स भी हुए थे जिसमें उनकी काफी हड्डियां भी टूट गई थी। जैसे ही एस्ट्रोनॉट लेवल 1 से स्लाइड पे बैठते थे जो कि 60 मीटर की थी, वो सीधा पहुंच जाते थे रबर रूम में। इस रूम को रबर रूम इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी जितनी भी वॉल्स थी सारी की सारी रबर से कवर्ड थी और 60 सेंटीमीटर तक की थिक रबर वॉल्स थी यहाँ पे। जैसे ही एस्ट्रोनॉट इस रबर पैड पर से उठते थे, उनके लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टील का भारी दरवाजा खुलता था। वो स्टील का दरवाजा दोनों साइड से ऑपरेट हो सकता था, अंदर वाली साइड से भी, बाहर वाली साइड से भी। और एक छोटी सी टनल के बाद में वो पहुंच जाते थे ब्लास्ट चैम्बर में। ये ब्लास्ट चैम्बर या फिर ब्लास्ट रूम एक डोम शेप का रूम बनाया गया था जिसके अंदर 20 कुर्सियां लगी हुई थी और वो कुर्सियां स्ट्रैप वाली थी कि बैठने के बाद आप अपने आप को बकल अप भी कर सको। और ये वाला डोम अपने आप में सुपर थिक स्टील और कंक्रीट का बना हुआ था ताकि किसी भी तरीके के ब्लास्ट की अकरेंस में शॉक वेव इस डोम तक ना पहुंच पाए। मगर कभी भी कोई डिजास्टर होगा तो शॉक वेव हमेशा ऊपर से ही नहीं, नीचे से भी आ सकती थी। तो इसके बेस पे लगा हुआ था 23 स्प्रिंग्स का एक प्लेटफॉर्म जो कि किसी भी तरीके की शॉक वेव को एब्जॉर्ब कर सकता था। अगर मैं इस डोम की अपने आप में स्ट्रेंथ बताऊं तो ये डोम हैंडल कर सकता था प्रेशर अप टू 500 psi का। और अगर मैं इसकी रेलेवेंस बताऊं तो एक ह्यूमन बॉडी को इजीली फेटल डैमेज हो सकता है 40 psi के प्रेशर में भी। अब एस्ट्रोनॉट्स जब इस रूम में आ जाएंगे, इनके सेफली इस रूम में आने के बाद 4 से 5 दिन की फूड सप्लाईज इस रूम में ऑलरेडी स्टोर्ड थी, जिसके अंदर पानी, खाना और कुछ पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स भी रखे हुए थे। अब ये जो यहाँ पे सामान रखा था, ये उसी तरीके का सामान था जैसा एस्ट्रोनॉट स्पेस में लेकर जाते थे कंप्रेस्ड फॉर्म में। तो वो यहाँ पे इन लोगों के लिए 4 से 5 दिन की पूरी सप्लाई रखी होती थी।
मगर इसी के साथ साथ जब यहाँ पे सब कुछ बंद होगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और CO2 बढ़ जाएगा। तो इस कमरे में CO2 स्क्रबर्स का भी यूज करा गया था, जो कि CO2 के पार्टिकल्स को कैप्चर करके प्योर हवा बाहर भेजते थे। आप हवा में से CO2 निकाल लो, बट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहां से लाओगे? इस चीज का भी इलाज करा गया था, और ये सब मैं बात कर रहा हूं 1960s की। इसके लिए वहां पे ऑक्सीजन कैंडल्स का यूज करा गया था। ऑक्सीजन कैंडल्स के अंदर आयरन पाउडर और सोडियम क्लोराइड का यूज होता था, जिनको 600 डिग्री सेल्सियस पे वो कैंडल्स बर्न होती थी और उससे ऑक्सीजन निकलती थी। और ये कैंडल्स भी इतनी थी कि एस्ट्रोनॉट इसके अंदर आराम से 4 से 5 दिन सरवाइव कर सके। और इसी के साथ साथ एक टॉयलेट फैसिलिटी भी इसी चैम्बर के अंदर ही बनाई गई थी। अब मैं आपको बताता हूं एस्केप रूट्स का। एक बारी ब्लास्ट हो गया, फ्यूम शांत हो गई, तो इस कमरे का टेक्निकली यूज वहां पे खत्म हो जाता है। तो अब एस्ट्रोनॉट बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर निकलने के लिए सबसे प्राइमरी था इनका डोर ए। डोर ए सीधा लेकर जाता था एक 300 मीटर की टनल के थ्रू इवैक्यूएशन एरिया में, जो कि लॉन्च साइट से काफी दूर हुआ करता था। नासा ने एस्टिमेट करा कि जब इस तरीके का एक ब्लास्ट होगा तो इस तरीके की टनल का ऑटोमेटिकली क्रश हो जाना, बंद हो जाना बहुत लाजमी है, और ऐसा हो भी सकता है। तो आता है ऑप्शन 2। यहाँ पे एक और डोर खुलता था उसी डोर के राइट हैंड साइड में, जो कि उनको सीधा एनवायरमेंटल कंडीशंस में ले जाता था, और एक सीरीज ऑफ रूम्स के थ्रू वो लोग बाहर एनवायरमेंट में जा सकते थे। बट गॉड फॉरबिड कभी ऐसा हो जाए कि दोनों ही रास्ते बंद हो जाए, क्योंकि जब इतना मैसिव ब्लास्ट होगा तो दोनों रास्तों का बंद हो जाना भी अपने आप में लाजमी है, और वो आसानी से हो भी सकता था। अब यहाँ पे आता है एक तीसरा डोर, जो डोम के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच बनाया गया था। ये वाले डोर का कोई खासा ओपनिंग नहीं था, बट नासा ने एस्टिमेट करा था कि कभी कोई इस तरीके की सिचुएशन बनी और दोनों डोर्स बंद हो गए, तो वो जब इवैक्यूएशन प्रोसेस करेंगे तो वो बीच में से एक टनल खोद के सीधा उस डोर तक पहुंच सकते हैं, और एस्ट्रोनॉट्स और क्रू मेंबर्स को वहां से इवैक्यूएट किया जा सकता है। नासा को स्पेसिफिकली इस वाले रूम का इस्तेमाल कभी भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, और अभी करंट स्टेट में ये वाला जो फैसिलिटी है वो पूरा का पूरा अबेंडेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। बट यहाँ पे हर किसी को आने की परमिशन भी नहीं है। बहुत हैंडफुल ऑफ लोग हैं नासा में जिनको इस रबर रूम तक आने की परमिशन है। फिलहाल जानवरों ने यहाँ पे आने की अपनी जगह बना ली है, तो ये वाली जगह पूरे तरीके से फिलहाल खंडर हो चुकी है। बट ये एक अल्टीमेट पीस ऑफ रेलिक है नासा की हिस्ट्री का। नासा के रबर रूम से मैं आपको लेके चलता हूं चांद पे। क्या आपको पता है चांद पे भी एक सीक्रेट फ्यूल है जिसके बारे में बात कोई नहीं करता, बट हर देश उसको पाना जरूर चाहता है। इंडिया ने भी अपना चंद्रयान मिशन में इसको एक पॉइंट रखा है कि हमें भी वो सीक्रेट फ्यूल ढूंढना है। आखिर वो सीक्रेट फ्यूल जो चांद पर है वो है क्या? अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, और उस वीडियो के हाईलाइट्स ये रहे। जी हाँ दोस्तों, मून पर है एक सीक्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको इंडिया ही नहीं सारे नेशंस, रशिया, यूएसए, चाइना, हर कोई क्लेम करना चाहता है। तो क्या है वो सीक्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी?